बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। जो पहली रिएक्शन थी नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में चेंज करने का काम अगर माइक्रोब्स करते हैं, अगर बैक, जैसे आप बैक में जाओगे, ये रहा साइकिल, इसमें जो ये पहला काम लिखा है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में चेंज करना है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमें केवल यही डिटेल में पढ़ना है, यहाँ जितना पढ़ना था वो ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। अब ये बायोलॉजिकल मतलब माइक्रोब हो गया, और नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर डिफाइन करना हो तो N2 गैस का अमोनिया में जो कन्वर्जन है, N2 गैस एटमॉस्फेयर में है, अमोनिया सॉइल में है, कंसिडरिंग दैट कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट पढ़ रहे हैं, वरना ये अमोनिया वाटर में भी हो सकती थी अगर एक्वेटिक प्लांट होते तो N2 का अमोनिया में जो कन्वर्जन है, अगर वो माइक्रोब करते हैं तो बायोलॉजिकल, अगर वो इंडस्ट्री करती है तो केमिकल, अगर वो लाइटनिंग या यूवी रेज से हो जाता है तो फिजिकल। सिंपल डेफिनेशन है। अब इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को आगे लेके चलते हैं कि कौन से बैक्टीरिया या कौन से साइनोबैक्टीरिया ये काम करते हैं और ये कैसे करते हैं। दोनों चीजें पढ़नी है, पहले एग्जांपल्स, फिर उसके बाद किसी एक को लेके आगे का डिस्कशन। सो एज फार एज एग्जांपल्स आर कंसर्न, ये रहा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे डायएज़ोटोट्रॉफी कहते हैं, है ना, डायएज़ोट्रॉफी। तो आपको ये भी याद रखना है, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या बोला जाता है? डायएज़ोट्रॉफी। वहां शॉर्ट में लिखा हुआ है N2 का जो मॉलिक्यूल है, परवेज अपनी हेयर स्टाइल ठीक करने में लगा हुआ है ना। N2 गैस का जो मॉलिक्यूल है वो अमोनिया में चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर और एलिमेंट्री नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट इज अमोनिया थ्रू माइक्रोब। तो सिंपल है कि इस वाली रिएक्शन को अगर माइक्रोब की प्रेजेंस में करा जाएगा तो इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाएगा। अब आती है सीधी सीधी बात कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इसको दो कैटेगरी में ले लेते हैं। सबसे पहले लिखा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसमें बैक्टीरिया ले लेते हैं। बैक्टीरिया आप लोग पढ़ ही चुके हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में आपको पढ़ाया था। तो मोनेरा में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, सिम्बायोसिस में भी, किसी होस्ट प्लांट के साथ रह के भी, और फ्री लिविंग स्टेट में भी कर सकते हैं, सॉइल में फ्री प्रेजेंट है और वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो पहला दे रखा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब सिम्बायोसिस में कौन सा बैक्टीरिया है? सब जानते ही हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है। इसका एसोसिएशन किसके साथ होगा? रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट का मतलब फैबेसी फैमिली कंसीडर कर लो फॉर एग्जांपल। तो जो लेगुमिनस प्लांट है उनकी रूट में कुछ गांठें बन जाती हैं, उन्हें रूट नोड्यूल कहते हैं। उन नोड्यूल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। तो राइजोबियम रूट नोड्यूल के अंदर रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहेगा। तो प्लांट उसे रहने खाने की जगह दे रहा है और राइजोबियम बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रहा है। तो ये सिम्बायोसिस हो गई, म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर। प्लांट को भी फायदा है, बैक्टीरिया को भी फायदा है। सो दैट इज सिम्बायोसिस। इसी तरीके से एक ब्रैडी राइजोबियम भी होता है जो सोयाबीन की रूट में रहता है। हालांकि सोयाबीन भी एक लेग्यूमिनस प्लांट ही है, लेकिन राइजोबियम की जगह यहां कौन सा बैक्टीरिया होगा? यहाँ ब्रैडी राइजोबियम होगा। तीसरा वाला, ये नीट का ही क्वेश्चन है, एक और फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है फ्रैंकिया। अगर आपको याद हो तो फ्रैंकिया मैंने एक्टिनोमाइसिटीज में पढ़ा रखा है आपको, एक्टिनोमाइसिटीज अंडर द किंगडम मोनेरा। यस सर, सारे बैचेस में करा दिया था। तो एक्टिनोमाइसिटीज में जो आपने फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रैंकिया पढ़ा था, वो भी रूट नोड्यूल बनाता है, लेकिन किस में बनाता है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल कौन बनाएगा? राइजोबियम। और नॉन लेग्यूमिनस में रूट नोड्यूल कौन बनाएगा? फ्रैंकिया। और फ्रैंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है या एक माइसीलियल बैक्टीरिया है, रे फंगी है, एक्टिनोमाइसिटीज है। ये सब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वो प्लांट जिनमें फ्रैंकिया एसोसिएट करता है उनके नाम क्या है? तो वो भी लिखे हुए हैं, कैज्यूराइना, मायरिका, एलनस, है ना। कुछ एग्जाम्पल लिख दिए कि नॉन लेग्यूमिनस का मतलब ये नहीं कि सारे प्लांट ले लो, लेग्यूम के अलावा सारे नॉन लेग्यूमिनस। लेग्यूम के अलावा जो प्लांट है नॉन लेग्यूमिनस, उनमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैज्यूराइना, मायरिका या एलनस लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया अगर इन प्लांट्स के साथ
रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो बन जाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया। अब बिना एसोसिएट करे भी ये काम हो सकता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये दूसरी कैटेगरी है। ये भी बैक्टीरिया है लेकिन ये बिना किसी के साथ एसोसिएट किए डायरेक्टली सॉइल में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इनमें फिर रेस्पिरेशन के हिसाब से एरोबिक भी है और कुछ एनारोबिक भी है। एरोबिक में एग्जांपल क्या आएगा, एजोटोबैक्टर, बेसिरिंकिया, और एनारोबिक में क्या आएगा, रोडोस्पाइरुलम, या इसके अलावा एक और लिखना हो तो रोडोस्यूडोमोनास। जो रोडो वाले हैं वो आएंगे यहाँ पे, है ना। रोडो स्यूडोमोनास, ये भी बैक्टीरिया है ना, PSU। रोडोस्यूडोमोनास हो या रोडोस्पाइरुलम हो, ये ऐसे हैं जो एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, फ्री लिविंग। और एरोबिक में एजोटोबैक्टर और बेसिरिंकिया, ये आपको याद रखना है। तो दो कैटेगरी हो गई कि बैक्टीरिया सिम्बायोटिक हो सकता है या बैक्टीरिया फ्री लिविंग हो सकता है। अगर फ्री लिविंग है तो एरोबिक और एनारोबिक भी हो सकता है ऐसे। सर हाँ बोलो। सर एक पीछे स्लाइड में एक क्वेश्चन पूछना था, जो राइजोबियम है और फिलामेंटस बैक्टीरिया है सर। राइजोबियम तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में करता है सिम्बायोसिस, और फिलामेंटस बैक्टीरिया जो फ्रैंकिया वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ बनाता है सिम्बायोसिस। हाँ ठीक है। ओके सर, बस इतना ही पूछना था। तो जैसे आपने बैक्टीरिया में सिम्बायोसिस और फ्री लिविंग अलग अलग किया, अब दूसरी और तीसरी और चौथी कैटेगरी में क्या दिया है, साइनोबैक्टीरिया। हालांकि साइनोबैक्टीरिया भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो बैक्टीरिया ही है, वो भी मोनेरा में ही आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन वहां पे भी ये दोनों ऑप्शन है, या तो सिम्बायोटिक है या नॉन सिम्बायोटिक, मतलब फ्री लिविंग है। तो यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिखा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया ना होके साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये भी एग्जांपल आपको मैं करा चुका हूं, नॉस्टॉक एनावेना, ये साइकस की कोरोलाइड रूट में, एनावेना एजोली एजोला की लीफ में, और नॉस्टॉक और एनावेना एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में। जिन लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ रखा है, एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइटा है, एजोला एक टेरिडोफाइटा है, और साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। तो तीनों में एक एक एग्जाम्पल लिखा दिया कि साइकस की कोरोलाइड रूट में भी बीजीए है, नॉस्टॉक और एनावेना साइकेडी, एजोला की लीफ में बीजीए है, दैट इज एनावेना एजोली, और एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में भी बीजीए है, दैट इज अगेन नॉस्टॉक एंड एनावेना। तो नॉस्टॉक और एनावेना आपको एक ब्रायोफाइट, एक टेरिडोफाइट और एक जिम्नोस्पर्म, तीनों एग्जाम्पल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ मिल जाएगा। अब बीजीए भी फ्री लिविंग स्टेट में कर सकती हैं। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं, तो नाम याद कर लीजिए, नॉस्टॉक है, एनावेना है, ओलोसिरा है। ओलोसिरा पैडी फील्ड में होता है, धान के खेत में होता है इंडिया में। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा। नॉस्टॉक एनावेना फ्री लिविंग भी है, नॉस्टॉक एनावेना सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोटिक है तो किसके साथ है, और अगर फ्री लिविंग है तब तो कोई इश्यू है ही नहीं, वो सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, वो भी जितने हमारे सिलेबस में दाएं बाएं करके दे रखा है मैंने सब आपको एक जगह लिख के दे दिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक में फिलामेंटस बैक्टीरिया करके भी आपने पढ़ा हुआ है। अब इन सब में से भी एक एग्जांपल डिस्कस करना है हमें सिलेबस के हिसाब से, दैट इज द केस ऑफ राइजोबियम विद लेग्यूमिनस प्लांट। कि राइजोबियम बैक्टीरिया अगर लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल बनाता है तो रूट नोड्यूल कैसे बनाता है, फिर रूट नोड्यूल के अंदर रिएक्शंस कैसे होती हैं, और आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। तो अगेन थर्ड सब हेडिंग मैंने बना रखा है, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन, कि एक रूट नोड्यूल कैसे बनता है। तो रूट नोड्यूल बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे समझाया गया। रूट नोड्यूल क्या होते हैं, रूट नोड्यूल एक्चुअली वो जगह है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दे आर द साइट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर कहा जाए कि लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो कहाँ करते हैं, वो रूट के अंदर जो छोटे छोटे पिंक कलर के नोड्यूल होते हैं उनमें ये करते हैं। जैसे भी जाड़े का मौसम है, किसी ने खेती बाड़ी वाला कोई हो जान पहचान का, तो आप मटर के पौधे को उखाड़ के देखिए तो उसमें आपको पिंक कलर के नोड्यूल नजर आएंगे,
पी का प्लांट अभी, या चने के पौधे को उखाड़ के देखिए, चने का साग भी आ रहा है तो चने का पौधा भी कहीं मिल जाएगा आपको, या आप अपने घर में मटर या चने को पौधे को बो दीजिए, सीड को लगा दीजिए मिट्टी में, 15-20 दिन में पौधा बन ही जाएगा। आप उसको उखाड़ के देखोगे तो आपको पिंक कलर के नोड्यूल नजर आएंगे। तो नोड्यूल वो जगह है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, दोज ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल। यहाँ पे देखोगे तो लिखा है इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। जैसे एक एंजाइम चाहिए दैट इज नाइट्रोजिनेज। अगर आप देखो कि हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक एंजाइम, एंजाइम कौन सा हमारा है, नाइट्रोजिनेज, है ना। एक हमें कंपाउंड चाहिए दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, जैसे हमें एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगी, हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी अभी आगे पढ़ेंगे। रिडक्शन करने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए, कहीं से H चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो वो कहां से आएगी। तो जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो नोड्यूल के अंदर सब प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजिनेज की, एक एक करके जो ये सर्किल बने हुए हैं उन दोनों को देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले बात की गई है नाइट्रोजिनेज की, कि नाइट्रोजिनेज है क्या। तो नाइट्रोजिनेज वो एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इट इज अ प्रिंसिपल एंजाइम दैट कैटालाइजेस द फिक्सेशन ऑफ N2 गैस इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने का जो काम है वो कौन एंजाइम करेगा, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है। तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजिनेज के बारे में दिया है। अब नाइट्रोजिनेज का स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजिनेज में दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। कौन सी 2 यूनिट है, पहली यूनिट कहलाती है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और फेरोडॉक्सिन। अभी आपने पढ़ा है मोलिब्डेनम के रोल में, आपने लिखा था इट इज रिक्वायर्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम नाइट्रोजिनेज। तो ये लाइन आगे रिपीट हो गई आपकी। मैंने जैसे कहा था कि हर एंजाइम का कोफैक्टर आपके सामने आता जाएगा, तो आज आपका पहला हो गया नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, और इसमें कौन कौन से कोफैक्टर चाहिए, एक मोलिब्डेनम चाहिए और एक आयरन चाहिए। इसके अलावा इसमें फेरोडॉक्सिन भी होता है। अगर फेरोडॉक्सिन होगा तो फेरोडॉक्सिन किससे बनता है, आयरन और सल्फर से बनता है। आयरन और सल्फर दोनों के रोल में आपने फेरोडॉक्सिन अभी पढ़ा था। तो आयरन सल्फर फेरोडॉक्सिन हो गया, और एक मोलिब्डेनम आयरन का प्रोटीन हो गया। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है ना। मतलब नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजिनेज एंजाइम के 2 हिस्से हैं। एक एंजाइम में प्रोटीन का पोर्शन है जो मोलिब्डेनम आयरन के साथ है, और एक इसके साथ अलग से और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो फेरोडॉक्सिन कहलाता है, जो आयरन सल्फर वाला है। तो ओवरऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने के लिए क्या चाहिए, मोलिब्डेनम आयरन सल्फर, ये तो 3 एक्स्ट्रा है। एंड बीइंग एन एंजाइम प्रोटीन है तो उसके अलावा CHONP जो भी चाहिए वो सब तो आएगा ही आएगा, है ना। अब नाइट्रोजिनेज की एक प्रॉब्लम है कि इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता। अब रूट तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर रही है। प्लांट जो लगा हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट, उसमें जो रूट है, रूट में जो रूट की सेल होंगी, रूट की सेल एरोबिक रेस्पिरेशन से परफॉर्म करती है फंक्शन, तो वहां तो ऑक्सीजन बहुत सारी होगी। अब नाइट्रोजिनेज की कंडीशन ये है कि मैं काम तो तब करूंगा जब सारी नाइट्रोजन वहां से हट जाए। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिविटी को शो कर रही है, तो उसके लिए फिर हमें ये चाहिए होगा लेग हीमोग्लोबिन। इसको हम पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजिनेज क्या है, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स एन एरोबिक कंडीशन। अब यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं वैसे तो, कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा है, एरोबिक है या एनारोबिक है। मतलब 2 ही ऑप्शन में से मान लेते हैं, कंफ्यूजन 2 ही में रहता है। तो याद ये आता है कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो एनारोबिक कंडीशन में होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया भी एनारोबिक करके चले आए तो गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया एरोबिक है, हालांकि जब वो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल के अंदर जाके एक रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस रिएक्शन को वो एनारोबिक मीडियम में कंप्लीट करता है ना। मेरा स्टेटस क्या है, और मेरे काम करने का एक पर्टिकुलर लेकिन रिक्वायरमेंट है, वो अलग है ना। 2 हेलो, अलग अलग। हाँ बोलो बेटा। लेकिन सर जब वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा तब एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, तो वहां पर वो फिर कैसे कर पाएगा।
जबकि उसे तो एरोबिक कंडीशन चाहिए राइजोबियम को। अभी हम पढ़ेंगे ना वो कैसे करेगा। नोड्यूल फॉर्मेशन जब होगा तब आपको यही पढ़ना है कि मेरा स्टेटस क्या है, तो आई एम एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ओके जब सर। तक राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, जब तक वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा, तब तक उसका स्टेटस क्या है, एरोबिक। जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करेगा तब वो क्या करेगा, एनएरोबिक। अलग अलग कंडीशंस हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन वो शुरू करता है तब वो बैक्टीरिया नहीं रहता, अभी आप पढ़ोगे उसे बैक्टीरॉइड बोला जाता है, लाइक बैक्टीरिया। और इसीलिए कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वैसे आपने पढ़ा होगा, या मैंने भी आपको पढ़ा रखा है, कि जो बैक्टीरिया या जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल, कि उनकी एक टाइम के बाद डेथ हो जाती, और डेथ नहीं होती, उनकी कभी डेथ नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो फिक्सेशन स्टार्ट करने के कुछ दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि तब वो बैक्टीरिया नहीं रहता। वो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का जो उसका अपना स्टेटस है वो सारा लॉस्ट हो गया। अब तो वो एक रिएक्शन करने के लिए है, जब तक जिंदा रह सकता है तब तक रिएक्शन कर देगा, कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि रूट नोड्यूल अगर बन गया है किसी प्लांट में, लाइक मटर का पौधा है, 3 महीने ग्रो करता है, तो 3 महीने में मान लीजिए कि 90 दिनों में 10वें दिन रूट नोड्यूल बन गया, तो जो 10th डे पे रूट नोड्यूल बना है वो 90th डे तक सरवाइव करेगा, ऐसा नहीं होता। रूट नोड्यूल जो 10th डे पे बना है वो ज्यादा से ज्यादा 15th या 16th डे पे मर जाएगा। तब तक 16th डे पे कोई और भी बन चुके होंगे। तो रूट नोड्यूल ऐसा नहीं होता कि पूरी लाइफ सरवाइव करते हैं। नई नई रूट्स जो होती हैं उनमें नोड्यूल बनते हैं, पुरानी जो रूट होती है उनके नोड्यूल सूखते चले जाते हैं। तो यानी कि बैक्टीरिया एक सर्टेन टाइम तक, जब तक ये एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तब तक उसे, इसीलिए बैक्टीरिया ना बोल के अभी हम पढ़ेंगे, जैसे ही वो रिएक्शन शुरू करेगा उसका बैक्टीरिया वाला स्टेटस खत्म हो जाएगा, उसे लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जैसा हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं रहेगा, उसे बैक्टीरॉइड बोला जाएगा। तो अभी बैक्टीरॉइड टर्म एनसीईआरटी में भी दिया है, हम भी आगे देखेंगे। तो जब आपसे पूछा जाए कि राइजोबियम इज, तो नो डाउट इट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया। बट अगर आपसे कहा जाए कि राइजोबियम catalyzes the conversion of ammonia N2 into ammonia in root nodule, then this reaction works under anaerobic condition. नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक प्रोसेस है, राइजोबियम बैक्टीरिया एनारोबिक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ईस्ट के साथ आएगा, कि ईस्ट एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन जब ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो एनारोबिक कंडीशन में करेगा। ये क्वेश्चन भी अगले 2 चैप्टर रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब आएगा कि ईस्ट कैसा है। तो हमें लगता है कि फर्मेंटेशन तो एनारोबिक होता है, तो ईस्ट भी फर्मेंटेशन एनारोबिक करके चलेगा, है गलत हो गया। ईस्ट एरोबिक है, वो फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में करेगा। राइजोबियम एरोबिक है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक कंडीशन में करेगा, है ना। तो छोटे छोटे से लूप होल होते हैं, बट सिग्निफिकेंट है, याद रखिएगा। अब इसको नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है, तो ऑक्सीजन से बचाएगा कौन, तो इसे बचाने के लिए फिर एक और कंपाउंड है, ये भी रूट नोड्यूल में होता है, इसे बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये वर्टिब्रेट के हीमोग्लोबिन के जैसा है, लेकिन ये लेग मतलब लेग्यूम के अंदर है, तो इसलिए नाम दे दिया गया HB की जगह, हीमोग्लोबिन की जगह LHB लिखा जाता है, लेग हीमोग्लोबिन लिखा जाता है। क्लियर। ये पिंक कलर का है, इट इज पिंक इन कलर, इसीलिए रूट नोड्यूल पिंक कलर के होते हैं। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, तो स्लाइटली सेम कलर इमेजिन कर लीजिए। अब ये है क्या, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट जीन। इसका जो ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, ये तो प्रोटीन होती है। और जो हीम है, हीम क्या है, ये आयरन Fe है। तो इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है ग्लोबिन, ये प्लांट बनाता है, और जो इसका हीम वाला पार्ट है दैट इज गिवन बाय बैक्टीरिया। इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब बैक्टीरिया और प्लांट यानी रूट की सेल, रूट नोड्यूल की सेल दोनों काम करेंगे। तो इसका जो ग्लोबिन वाला पोर्शन है, ये एनसीईआरटी में अलग करके नहीं लिखा हुआ है, इसका जो ग्लोबिन वाला सेक्शन है दैट इज बाय द प्लांट जीन। ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा होगा। तो ग्लोबुलर इज द प्रोटीन, और इसमें जो हीम वाला सेक्शन है वो आपको क्या लेना है, बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा, है ना। ये करता क्या है, इट प्रोटेक्ट द नाइट्रोजनेज फ्रॉम द ऑक्सीजन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। ये सारी ऑक्सीजन को खा जाता है। खाने का मतलब ये है
कि नोड्यूल की सेल के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी ना, वो हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। आप जैसे जोलॉजी में पढ़ते हो, वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो सारी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। अब जितनी भी सेल में ऑक्सीजन है वो सारी अगर लैग हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई तो नाइट्रोजिनेस के लिए ऑक्सीजन 0 हो गई, यानी एनारोबिक कंडीशन हो गई, और नाइट्रोजिनेस क्या करेगा, उस कंडीशन में अपनी रिएक्शन पूरी कर पाएगा। तो लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया, इट वर्क एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे आपने ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन, बस ये लैग वर्ड बार बार आएगा। जूलॉजी में आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, प्लांट में आप, बॉटनी में आप ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन बोलोगे। तो रूट नोडुल पिंक कलर के हैं बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब लैग हीमोग्लोबिन। और लैग हीमोग्लोबिन का फंक्शन यहाँ पे क्या है, it act as a oxygen scavenger, it binds with the molecular oxygen so that nitrogenase will perform the reaction in anaerobic condition। ठीक है, ये तो हो गई कि रूट नोड्यूल में एंजाइम प्रिंसिपल नाइट्रोजिनेज और उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए लैग हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि नोड्यूल बनता कैसे है ना, हाउ ए नोड्यूल इज फॉर्म्ड, एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे है। इसको आप पहले फिगर से देखो, ये मैं आपको पढ़ के तो बाद में बता दूंगा, आप पहले यहां समझ लो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कंप्लीट है अपने आप में, जितना हमें चाहिए वो उस डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, कुछ चीजें हैं। जैसे ये एक सिंपल है, आपके पास एक पॉटेड प्लांट है, आप उस पॉटेड प्लांट में मतलब एक पॉट ले लीजिए जिसमें मिट्टी भरी हुई है, प्लांट भी हटा दीजिए, आप एक पॉट ले लीजिए जिसमें आपने मिट्टी भर रखी है, कहीं से भी मिट्टी ले लीजिए आप, उसमें आप गेहूं के दाने डाल दीजिए तो गेहूं का पौधा बन जाएगा, उसमें रूट नोड्यूल नहीं बना। उसी मिट्टी में आप एक चने का दाना डुबो दीजिए, मटर का दाना डाल दीजिए और उस पौधे को उखाड़ के देखोगे तो रूट नोड्यूल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी में राइजोबियम तो हमेशा से प्रेजेंट होता है, बस राइजोबियम को ये पता चलेगा कि जो रूट मेरे आसपास है वो नाइट्रोजिनस, वो लेग्यूमिनस प्लांट वाली है, इसलिए मुझे इसमें रूट नोड्यूल बनाने हैं। अगर वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की मिट्टी है तो आसपास, तो उसके हिसाब से फिर नहीं होगा। यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से कुछ ऐसा निकलता होगा, कोई तो ऐसी चीज होती होगी जो राइजोबियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होगी, बिकॉज राइजोबियम तो मिट्टी में हमेशा से प्रेजेंट है। आप कहीं से भी सॉइल ले लीजिए, पार्क से ले लीजिए, अपने घर से ले लीजिए, खेत खलियान से ले लीजिए, कहीं से भी सॉइल ले लीजिए, नाइट्रोजनेस ये राइजोबियम बैक्टीरिया तो हमेशा से प्रेजेंट है, और वो आराम से एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। जब तक राइजोबियम नोड्यूल बना नहीं लेगा तब तक वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। जब तक वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा तब तक उसका स्टेटस एरोबिक ही रहेगा। जब नोड्यूल बना लेगा तब उसका स्टेटस एनारोबिक हो जाएगा और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देगा, और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ भी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको भी इस टॉपिक में समझ में आएंगी। तो जैसे यहाँ पे एक ये बैक्टीरिया बने हुए हैं, आप देखोगे तो ये बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जैसे ही कोई रूट हेयर आएगा, ये रूट हेयर किसका है, ये रूट हेयर लेग्यूमिनस प्लांट का है। अब ये बैक्टीरिया को पता कैसे चलेगा, तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। अभी हम पीछे की स्लाइड में देखेंगे तो केमिकल्स के नाम क्या हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, शुगर होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। दीज आर द स्पेसिफिक केमिकल्स जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से निकलते हैं। तो जब लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से केमिकल्स निकलेंगे तो क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया उन केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, और रूट के हेयर को डैमेज करके उसके अंदर जगह बनाना शुरू होगा। तो नॉर्मली ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर के सराउंडिंग में है, जैसे ही रूट हेयर कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये रूट हेयर की तरफ जाएगा। जैसे इसमें जाते हुए दिखाया गया कि ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये रूट हेयर को डैमेज करेंगे और डैमेज करने के बाद जगह बना लेंगे, और उसके अंदर जो है वो ये राइजोबियम की जो कॉलोनी है ना वो ग्रो करती जाएगी। जब राइजोबियम की कॉलोनी ग्रो करती जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है
एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया रूट हेयर को अंदर जहां से डैमेज हुआ वहां से डैमेज करके क्या करेगा, अंदर ग्रो करता जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन में ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। सारी बातें मैंने शुरू में करा रखी हैं। अगर रूट हेयर एक पतला सा स्ट्रक्चर है और मान लीजिए इस पॉइंट से बैक्टीरिया गया, तो बैक्टीरिया जब अंदर जाएगा तो एक पतली लाइन के जैसा कॉलोनी बनाएगा। क्योंकि वो लाइन के जैसी कॉलोनी बना रहा है तो उसको नाम दिया गया इन्फेक्शन थ्रेड। रूट हेयर के अंदर इन्फेक्शन हुआ और एक थ्रेड धागे के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा रूट हेयर के अंदर। अब रूट हेयर में जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो रूट हेयर डैमेज हुआ होगा तभी तो बैक्टीरिया अंदर जाएगा। तो उस रूट हेयर की डैमेज को फिल करने के लिए क्या होता है, इसे बंद किया जाता है। जैसे ये रूट हेयर बंद होगा ये कर्ल कर जाएगा, ये मुड़ जाएगा। तो अगर रूट हेयर कर्ल कर जाएगा तो क्या कहलाता है, हुक कहलाता है। अगर किसी रूट हेयर में हुक बन गया तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जा चुका है। अब यहां से और बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे, किसी और रूट हेयर को एंटर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो जितनी जगह थी आप देखो तो ये डैमेज करके जो है वो अंदर की तरफ रूट हेयर के अंदर जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जाते जा रहे हैं, है ना। कहां तक जा रहे हैं, है ना। अलग अलग स्टेप हुए। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा। तो रिकॉग्नाइज करने में क्या है कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर हैं। इन केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट हेयर के पास जाएगा और रूट हेयर को डैमेज करेगा। डैमेज करने के बाद वो पेनिट्रेट करके रूट हेयर के अंदर जाएगा। बैक्टीरिया है, हर 20 मिनट में डिवाइड करता है बाय है ना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया डिवाइड करके फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, वहां से जब अंदर की तरफ जाएगा तो एक पतली सी कॉलोनी बनाता है। तो उस कॉलोनी को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं। कि बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर जाके डिवाइड करेगा और इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा। जैसे ही इन्फेक्शन थ्रेड बनना शुरू होगा, जहां से रूट हेयर डैमेज हुआ था उसको हील किया जाएगा और वो रूट हेयर कर्ल कर जाएगा। तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर का मतलब होता है रूट हेयर में अगर हुक का फॉर्मेशन हो गया या वो कर्ल कर गया तो इसका मतलब है कि राइजोबियम बैक्टीरिया वहां से एंटर कर चुका है। अब यहां से और बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया अंदर गया है वो कहां जाएगा, एनाटॉमी जिसको भी याद है थोड़ी बहुत, तो रूट हेयर की एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद अंदर क्या आएगा, ये कॉर्टेक्स आएगा, ये लिखा है इनर कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है, पेरिसाइकिल आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, फिर पेरिसाइकिल आएगा। तो ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक जा रहा है, इनर कॉर्टेक्स में जा रहा है और पेरिसाइकिल सेल्स के अंदर जा रहा है अंडर डिवीजन। मतलब बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा डिवाइड करके और वो कहां तक जाएगा, वो पेरिसाइकिल और इनर कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा। वहां जाके ये मल्टीप्लाई करना शुरू होता है और मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक मैच्योर रूट नोड्यूल बना लेता है। और फिर ये स्ट्रक्चर जब आप रूट में देखोगे ना तो यहाँ बल्ज करके गांठ के जैसा बाहर निकल आएगा। यहाँ से जो रूट नोड्यूल बना होगा ये यहाँ बाहर निकल आएगा और ये स्ट्रक्चर आपका बाहर से अलग क्या दिखाई देगा, रूट नोड्यूल दिखाई देगा। और जब रूट नोड्यूल ग्रो करेगा, क्योंकि ये गांठ बनी है ट्यूमर, जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, स्किन से पेनिट्रेट कर गया। अब पता है कि स्किन के नीचे की जो लेयर है वो 4 लेयर है, फिर उसके बाद डर्मिस आएगा, फिर डर्मिस के बाद बॉडी पार्ट शुरू हो जाएंगे। अंदर तो जगह है नहीं, तो क्या होगा, जो गांठ बनेगी, जो ट्यूमर बनेगा वो ऊपर बनने लगेगा, बिकॉज वो बाहरी बल्ज करके आ सकता है। तो स्किन के ऊपर क्या होगा, एक गांठ के जैसा, ट्यूमर के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हालांकि ट्यूमर को काट दो तो ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ट्यूमर के अंदर जो सप्लाई है वो डायरेक्ट है। हमारी जैसे ब्लड वेसल्स मेरे हाथ में ग्रो कर रही है, वैसे ही ब्लड वेसल्स उस ट्यूमर के अंदर भी जा रही होगी। सेल अगर डिवाइड कर रही है तभी तो बल्ज करके बाहर आएगा ना। और अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो यानी सेल डिवाइड करने के लिए जो एंजाइम, एनर्जी, सब चीजें चाहिए वो मिल रही होंगी ना। तो प्लांट के अंदर ब्लड तो है नहीं, तो प्लांट के अंदर वो एनर्जी या वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा, ऑब्वियस है जाइलम एंड फ्लोएम पूरा करेंगे। प्लांट के लिए वेस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, जाइलम फ्लोएम है। तो अगर रूट से कोई रूट नोड्यूल बनेगा तो उसकी एक इंडिपेंडेंट वेस्कुलर सप्लाई होती है, वहां पे रूट की सेल डिवाइड करती है। नॉर्मली रूट की सेल डिवाइड नहीं करती, रूट एक परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं करते, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के लिए 2 हार्मोन चाहिए होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिनको भी पहले से याद है। तो डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होता है, रूट की सेल यानी जो कॉर्टेक्स या जो पेरिसाइकिल लिखा हुआ है,
अगर ये डिवाइड कर रही है तो इन्हें डिवाइड करने के लिए दो प्लांट हार्मोन चाहिए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इसमें ऑक्सिन कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। और साइटोकाइनिन कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा। तो जैसे एक सेल के अंदर बैक्टीरिया है, एक बड़े से सेल के अंदर एक छोटा सा बैक्टीरिया है, तो अगर बड़ा वाला सेल डिवाइड करेगा तो अंदर जो छोटा वाला बैक्टीरिया है वो भी डिवाइड करेगा। तो एवरी टाइम जितनी भी सेल्स बनेंगी उन सेल के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करता चला जाएगा। जब तक रूट नोड्यूल डिवाइड करके बल्ज करके बाहर आता जा रहा है, जब तक अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करता जा रहा है, तब तक कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा, तब तक उन्हें सिर्फ नोड्यूल फॉर्मेशन में ही काउंट किया जाता है। एक बार जब नोड्यूल बन जाएगा, व्हेन रूट नोड्यूल मैच्योर, अब क्या होगा? अब डिवीजन बंद होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो हार्मोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो डिवीजन बंद हो गया। जब डिवीजन बंद हो जाएगा तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आएगी। तो पहले रूट नोड्यूल बनेगा और उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू करेगा। जब तक नोड्यूल ग्रो कर रहा है तब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है ना। ये सब आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, डायग्राम में तो केवल नोड्यूल बनाने तक की बात कही गई है ना। अब हम टेक्स्ट के हिसाब से चलते हैं, स्लाइड्स को बैक में लेके चलते हैं जहां से स्टेप वाइज स्टेप दिया हुआ था। ये देख, पहला स्टेप क्या है, ये मैंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग। स्टेप वाइज स्टेप मतलब पॉइंट्स में लिख दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ एनसीईआरटी से बाहर भी है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? मल्टीप्लीकेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ राइजोबिया, यानी राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा और कॉलोनाइज अपनी इन्फेक्शन थ्रेड कैसे बनाएगा। तो राइजोस्फीयर का मतलब क्या है? जितना मिट्टी का एरिया जिसमें रूट ग्रो करती है वो राइजोस्फीयर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन द राइजोस्फीयर एंड अटैचमेंट टू द एपिडर्मल रूट हेयर सेल। रूट हेयर की सेल कैसी कहाँ से बनती है? एपिडर्मिस से बनती है। एनाटॉमी में पढ़ा हो तो रूट हेयर क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। तो इनिशियल अट्रैक्शन कैसे होगा राइजोबिया का? टू द होस्ट रूट। इट इज ए कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स, केमिकल्स की वजह से होगा। केमिकल्स कौन से हैं? अमाइनो एसिड है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो मैंने बताया आपको कि राइजोबिया रूट की तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा? इन केमिकल्स की वजह से अट्रैक्ट होगा। और ये केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं? कौन रिलीज कर रहा है? ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट रिलीज कर रही है। अब क्या होगा? अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है नोड्यूल बनाने के फॉर्मेशन में? जो सबसे मेन स्टेप है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया, यानी रूट हेयर कर्ल कर जाएगा और बैक्टीरिया अंदर जा चुका होगा। ऐसा कब होता है? जब इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। कौन बनाएगा? बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी तब ये काम होगा, है ना। और फिर ये कहां तक जाएगा? कॉर्टेक्स तक जाएगा। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि जो इन्फेक्शन थ्रेड है, आप देखोगे तो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है ये कहां तक अंदर जाएगा? पहले कॉर्टेक्स तक आएगा, फिर कॉर्टेक्स से और अंदर कहां जाएगा? पेरीसाइकिल तक जाएगा। तो जब ये इन्वेजन वाली बात आएगी तो यहां तक ये कॉर्टेक्स तक जाएगा। कैसे होगा? अगेन बाय स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ राइजोबियम रिकॉग्नाइज्ड बाय लैक्टिन। ये लाइन एनसीईआरटी की नहीं है ना। इवन आप ये वाली लाइन भी देखोगे तो ये लाइन भी एनसीईआरटी की नहीं है। तो ये रिकॉग्निशन कैसे होता है इस बात को समझाने के लिए लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ टूटती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होता है, वहीं से बैक्टीरिया एंटर करेगा, डिवाइड करके इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, मेम्ब्रेन कर्ल कर जाएगी, यानी रूट हेयर की कर्लिंग हो गई, अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करके ग्रो करता रहेगा। अब ग्रो करके कहां तक जाएगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? नोड्यूल का फॉर्मेशन शुरू होगा और डेवलपमेंट होगा नोड्यूल का इनटू द रूट कॉर्टेक्स। कैसे होगा? मैंने बताया इसके लिए दो हार्मोन चाहिए। कौन से? यहाँ पे लिखा है माइटोजेनिक एजेंट्स। माइटोजेनिक का मतलब क्या है? माइटोसिस को प्रमोट करने वाले। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले। कौन कौन से हैं? एक साइटोकाइनिन है, दैट इज सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, अभी बताया था, एंड ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट सेल। तो जब रूट का जो कॉर्टेक्स वाला सेल है या आगे जाके पेरीसाइकिल वाला सेल होगा, जब वो डिवाइड करेगा तो सेल को डिवाइड करने के लिए दो प्लांट हार्मोन चाहिए, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। इसमें से काइनेटिन यानी कि साइटोकाइनिन किसने बनाया? बैक्टीरिया ने। और ऑक्सिन किसने बनाया? प्लांट सेल यानी रूट हेयर की सेल ने। ये दोनों क्या करते हैं? दे प्रमोट सेल डिवीजन एंड एक्सटेंशन लीडिंग द नोड्यूल फॉर्मेशन। इनकी वजह से ही जो है वो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे नोड्यूल ग्रो करता जाएगा इसको सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी,
इट एस्टेब्लिश डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन। जैसे अभी समझाया था कि जब ट्यूमर बनेगा तो ट्यूमर को काटोगे तो ब्लीडिंग होगी, यानी कि ब्लड वेसल्स ट्यूमर के अंदर भी ग्रो कर गई। तो इसका मतलब नोड्यूल क्यों भी, अगर नोड्यूल ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो कहाँ से आ रही होंगी, वेस्कुलर टिश्यू से आ रही होंगी, जाइलम फ्लोएम से आ रही होंगी। तो नोड्यूल क्या करेगा, अभी तो कॉर्टेक्स में है लेकिन जल्दी ये क्या करेगा, अपना वेस्कुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा सो दैट ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट हो सके, है ना। बस ये आपको याद रखना है कि रूट नोड्यूल की जो सेल्स होती है उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर बाकी सेल से ज्यादा होता है। रूट नोड्यूल की जो सेल्स होती हैं वो पॉलीपोलाइड होती हैं। पॉलीपोलाइड में भी कैसी होती हैं, स्पेशली टेट्रापोलाइड। 2n की जगह कैसी है, ये 4n है। डिप्लॉइड की जगह कैसी है, ये टेट्रापोलाइड होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रूट नोड्यूल की सेल्स कैसी होती हैं, टेट्रापोलाइड होती हैं। अब क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड से जैसे सारा बैक्टीरिया निकल के रूट नोड्यूल में चला गया, यानी रिलीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्फेक्शन थ्रेड, ये क्या करेगा, अब मैच्योर होगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इट मैच्योर, और मैच्योर होने के बाद अब क्या बनाएगा, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बोलते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, अभी भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ड्यूरिंग इट्स पाथ इन द रूट हेयर सेल, एंड बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूट इनटू द मोस्ट ऑफ द सेल। इन्फेक्शन सेल के अंदर तो बैक्टीरिया डिवाइड करता जा रहा है, और रूट के कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल जो है उसकी ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड बड ऑफ टू फॉर्म स्मॉल वेसिकल। यहाँ पे जैसे ये स्किन है तो स्किन की जो मेम्ब्रेन है वो छोटे छोटे उभार बनाना शुरू करेगी, उन्हें स्मॉल वेसिकल्स बोला जाएगा। दैट कंटेन वन और मोर बैक्टीरिया, इनमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। यहां तक तो नोड्यूल बन गया। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अब ये आएगा कि बैक्टीरिया क्या करेगा, कि बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग। अब यहां से डिवीजन बंद हुआ। अगर डिवीजन बंद हुआ तो क्या होगा, ये इनलार्ज होगा, ये डिफरेंशिएट करके मैच्योर बनेगा इन ग्रुप, और ग्रुप के बाद अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स कहलाती हैं। अब ये बैक्टीरिया ने डिवाइड करना बंद कर दिया, इसका मतलब बैक्टीरिया की अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बैक्टीरिया तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया तो हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। यहाँ लिखा है कि बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग, तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करना बंद करेगा तो उसका स्टेटस बैक्टीरिया नहीं रहेगा, अब उसका स्टेटस क्या हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड बैक्टीरॉइड। अब उसे बैक्टीरिया ना बोल के क्या बोलते हैं, बैक्टीरॉइड बोलते हैं। और सारे बैक्टीरॉइड जो है वो एक कॉमन मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरीबैक्टीरॉइडल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेरीबैक्टीरॉइडल मेम्ब्रेन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, है ना। तो नाइट्रोजन तो फिक्सेशन, सर इस केस में अब एनारोबिक कंडीशन आ गई। हाँ, जब तक नोड्यूल बन रहा था तब तक सब एरोबिक था। अब जैसे ही वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू करेगा, मतलब जैसे ही वो बैक्टीरिया ना रह के बैक्टीरॉइड हो जाएगा, तो बैक्टीरॉइड जो राइजोबियम है वो एनारोबिक है, और बैक्टीरिया जो राइजोबम है वो एरोबिक है। ऐसे भी आप कर सकते हो आप, है ना। ये जैसे यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन बनाई थी, तो ये मेम्ब्रेन क्या है, ये पेरीबैक्टीरॉइडल मेम्ब्रेन आप इसे बोलोगे, है ना। अब इस नोड्यूल के अंदर हो क्या रहा है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होगा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा, अब उस पे आते हैं चौथे स्टेप पे। बोलो बेटा। सर प्लॉइडी किसकी 4n थी, ये मैच्योर नोड्यूल की? रूट हेयर की सेल की बेटा, ओके, है ना, रूट हेयर की सेल की होगी। बैक्टीरिया में तो पोलाइडी लेवल आता ही नहीं है, बैक्टीरिया तो हैप्लॉइड ही होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं होगा। रूट हेयर जो डिप्लॉइड था वो टेट्रापोलाइड हो गया। अब आएगा चौथा पार्ट कि इस रूट नोड्यूल के अंदर रिएक्शन कैसे होती है। इसे बोलते हैं, मतलब बुक में अलग से दिया है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि बायोकेमिस्ट्री है नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैसी है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री के हिसाब से अगर आप पढ़ो तो। सबसे पहले क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो इसकी पूरी रिएक्शन आपको ये याद करनी है कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल है, N2 का एक मॉलिक्यूल है, इससे अगर आपको 2 अमोनिया बनाने हैं तो इसके लिए आपको 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और 16 मॉलिक्यूल ATP के चाहिए होंगे, है ना। क्या क्या चाहिए, फॉर रिड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया
8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 16 एटीपी आर रिक्वायर्ड। मैंने जो सेंटेंस बोला वो आपको रिएक्शन की फॉर्म में सामने दिख रहा होगा। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है। पूछा तो ये भी जाता है कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा तो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। नीट ने तो ये भी पूछ लिया, हालांकि मैंने ऊपर लिख ही दिया है रिडक्शन है, तो इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा। पूछता तो आप में से कोई ऑक्सीडेशन बोल देता। अपने आप केमिस्ट्री, कभी भी ऐसी कोई चीज अगर बायोलॉजी में आ जाए तो केमिस्ट्री में जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप कैलकुलेट करते हो अपने आप कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, नहीं तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी कर सकते हो। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना क्या है, रिडक्शन है। ऊपर लिखा भी है रिडक्शन ऑफ अमोनिया टू अमोनिया, नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो नाइट्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कितने एटीपी चाहिए, 16 एटीपी चाहिए। नीट 2016 में पूछा गया कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटीपी कितने चाहिए, बताओ आंसर। सर 8। 16। ओ एक 6 एक। बस इतनी सी देर में का आंसर गलत कर दोगे। 16 क्यों बोल दिया, इतनी देर से तो समझा रहा हूं आपको। एक 8 है ना। वो ये नहीं कह रहे कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस करना है, वो तो कह रहे हैं कि एक अमोनिया बनाना है, कितने चाहिए। तो 16 आंसर नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, है ना। ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, अपने आप कर लो। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होना है तो 16, और अगर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनना है तो 8। और फिर जब आप अमोनिया गैस है, गैस अमोनिया तो टॉक्सिक होती है, तो अमोनिया गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मान के आयन में तोड़ोगे तो NH4 पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये लिखा है 2 अमोनिया प्लस H2, है ना, ये अलग अलग है, 2 अमोनिया प्लस H2। तो बनेगा क्या, 2 अमोनियम आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे कि जो ये अमोनिया है ये वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, NH4OH। और जब इसको आप इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अमोनिया से ज्यादा आसान है प्लांट के लिए अमोनिया आयन बनाना, अमोनियम आयन बनाना, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होती है। तो इसीलिए अमोनिया को डायरेक्टली किस में चेंज किया जाएगा, अमोनियम आयन में चेंज किया जाएगा, है ना, ये याद रखना है। ओवरऑल रिएक्शन जो ऊपर लिखी है वो नीचे रिपीट हो गई है, कोई इश्यू नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो ये लिख सकते हो, नाइट्रोजन है, अब फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन 8 ही रहेंगे। ये सब जैसा लिखा हुआ है आप इस रिएक्शन को देख सकते हो। इसी को अगर आप बैक में पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज में जाएं तो लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, रिडक्शन करना है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, N2 के साथ H जोड़ोगे तो रिडक्शन हो ही जाएगा। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो 3 कोवैलेंट बॉन्ड आप बनाते हो, द 3, ये लिखा है 3 जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम्स, यानी डाई नाइट्रोजन में, दे आर ब्रोकन, और यहाँ से अमोनिया बन जाएगा बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अमोनिया। फिर क्या होगा, यहाँ से अमोनियम आयन बन जाएगा, और ऐसा करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब है। जहां तक बात थी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, दोस कम्स फ्रॉम, ये लिखें, है ना। अगर कहा जाए कि H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन सा है, रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, तो ये हमारे हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। और ये कहां से मिलते हैं, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। अगर आपको याद हो तो NADH2, FADH2 या NADPH2 कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं आपके रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस में। इनमें जो H2 है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन N2 यानी नाइट्रोजन को देंगे और वहां से अमोनिया या फिर फाइनली अमोनियम आयन बन जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। ATP एनर्जी ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन एटम को डाई नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए, है ना। इसको NCERT ने ये डायग्राम से भी दिखाया है। ये डायग्राम कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एंजाइम का डायग्राम है और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। आपको बस ध्यान ये रखना है, ये कुछ ऐसे है, ये एंजाइम हो गया E स्टैंड फॉर एंजाइम। अब ये एंजाइम N2 से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जैसे आप पढ़ते हो अगेन बायोमॉलिक्यूल,
तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग के बाद क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे एन और एन के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, NH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। फिर एक आप हाइड्रोजन दोगे तो क्या होगा, एक और बॉन्ड टूटेगा तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। फिर आप एक और हाइड्रोजन दोगे, फिर एक और बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाएंगे, और एंजाइम तो रिएक्शन में यूज होता नहीं है, तो एंजाइम अलग हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंपल वे में लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये N2 है, इससे आपने जो है वो H2 की रिएक्शन कराई तो बन गया HN डबल बॉन्ड NH। फिर आपने एक हाइड्रोजन का सोर्स दिया तो बन गया H2N सिंगल बॉन्ड NH2। फिर उसके बाद आपने जो है वो एक और हाइड्रोजन दिया तो बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इस सब काम में एंजाइम यानी कि नाइट्रोजनेस की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे जो डायग्राम सा बनाया है, आप चाहो तो ऊपर एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। नाइट्रोजन के बीच में, एटम के बीच में जो 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड 3 बार रिडक्शन करने से तोड़ने हैं। जैसे ही वो तीनों कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ दोगे, हाइड्रोजन जुड़ चुका है, NH3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनाए जा सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको डायग्राम से दिखाया गया। हर स्टेप पे एंजाइम आपको चाहिए, बिकॉज एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है, तो बिना नाइट्रोजिनेस के ये काम नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वी रिक्वायर नाइट्रोजिनेस फॉर द पर्पस, है ना। ये कहलाते हैं स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कैसे हो रहा है। डन। अब इसके बाद लास्ट आएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का लास्ट टॉपिक, कि एक्चुअली इस अमोनिया का क्या करना है। प्लांट अमोनिया बना के क्या करेगा, प्लांट में जो अमोनियम आयन बनाए हैं वो क्या करेगा। तो पहली चीज तो वही जो मैंने आपको भी समझाया कि फिजियोलॉजिकल पीएच, मतलब जो सेल की पीएच होती है, अगर इस बेस पे आप देखोगे एट फिजियोलॉजिकल पीएच, अगर हम किसी सेल में देखें तो जो अमोनिया बनी है दैट इज प्रोटोनेटेड, मतलब उसके साथ एक H पॉजिटिव जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा, है ना। ये प्रोटोनेटेड मतलब H पॉजिटिव कंबाइन किससे कर रहा है, अमोनिया से, और यहां से ये बनाओगे क्या, अमोनियम आयन बनाओगे। आयन हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज आयनिक फॉर्म में जो है वो लेस टॉक्सिक है। अमोनिया गैस फॉर्म में होती तो प्लांट को ज्यादा दिक्कत आती। ठीक, ये तो एक पहली लाइन हो गई। While most of the plant can assimilate nitrate as well as ammonium ion, है ना। अब आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा उसमें तो आपने एक राइजोबियम का केस ले रखा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस से सीधे सीधे अमोनिया बना देगा, और अमोनिया सीधे सीधे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में यूज हो जाएगी, जो हमारा टॉपिक है, जो हेडिंग पड़ा हुआ है। जिन प्लांट्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ही नहीं, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए तो नाइट्रोजन साइकिल के हिसाब से क्या होगा कि अमोनिया बन गया, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बन गया। अब वो प्लांट क्या करेंगे, नॉर्मल मान लीजिए कोई नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जिसमें रूट नोड्यूल नहीं बनते, किसी से भी नहीं बनते, वो क्या करेगा, गेहूं का पौधा है वो क्या करेगा, उसमें तो अमोनिया नहीं बन रही, तो वो क्या करेगा, वो मिट्टी से नाइट्रेट को लेगा, पहले वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा और नाइट्रेट को वापस अमोनिया में चेंज करेगा उल्टा, और फिर उस अमोनिया से अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेगा। तो राइजोबिया तो क्योंकि प्लांट से नाइट्रोजन लेके सीधे सीधे अमोनिया की फॉर्म में दे रहा है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली और सीधे सीधे प्लांट को दे दी। लेकिन नॉर्मली प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट को वापस अमोनिया में चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद अमोनिया का यूज होगा। यूज अमोनिया का ही होगा, जो आगे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस आप पढ़ने वाले हो वो अमोनिया से ही होगी, वो किसी और से नहीं हो सकती। सर एक बार बोलो, फिर से बता देना नॉन लेग्यूमिनस प्लांट वाला केस। फिर से बताऊं, एक मिनट दो, यहाँ पे आते हैं। शॉर्ट में बता देना सर, वो लेफ्ट हो गया था।
कोई बात नहीं, देखो कैसे देखोगे। ये कहाँ पहुंच गए। अच्छा ये लास्ट पेज है, किसी जगह पे तो पेज चाहिए होगा। चलो इसी पे देखते हैं। चलिए नीड ए ब्लैंक पेज, तो फिर आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूं। इस जगह पे समझा देता हूँ, ये जगह खाली पड़ी हुई है ना। करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, एक रूट है, इसमें ये रूट नोड्यूल बना हुआ है। तो प्लांट को क्या करना है, प्लांट को जो भी कुछ करना है वो अमोनिया से करना है। ये अमोनियम आयन प्लांट के अंदर है। अब ये अमोनियम आयन कहां से आया, ये एक्चुअली आया नाइट्रोजन गैस जो थी वो राइजोबियम ने यहां ली और फिर यहां से इसे अमोनिया बना दिया। तो राइजोबियम ने क्या किया है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेके डायरेक्टली क्या किया, अमोनिया में चेंज कर दिया। कैसे किया ये आपने पूरा पढ़ा कि एक नोड्यूल कैसे बनेगा, और फिर राइजोबियम नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में चेंज करता है, अमोनिया प्रोटॉन से कंबाइन करके अमोनियम आयन बनती है। माइक बंद करो बेटा प्रवीण। और फिर ये अमोनियम आयन जो है वो आगे अभी हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में यूज हो जाएगी। ये तो एक एंगल हो गया जो आपका सिलेबस है। दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल एक्चुअली ये है। एक और प्लांट इमेजिन करो, लाइक ये प्लांट है, इसमें तो कोई रूट नोड्यूल है ही नहीं। ये ऐसा प्लांट है जिसमें रूट नोड्यूल नहीं बनता। अब इस प्लांट पे भी अमाइनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, अमोनियम आयन ही चाहिए। अब क्या होगा, ये अमोनियम आयन कहां से आएगा, अब ये आएगा ऐसे कि ये जो बाहर सॉइल है, इस सॉइल में क्या हो रहा है, इस सॉइल में एक्चुअली ये हो रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस थी उसको किसी ने अमोनिया में चेंज किया, उसको फिर नाइट्राइट में चेंज किया गया और फिर उसको नाइट्रेट में चेंज किया। ये सब नाइट्रोजन साइकिल में जो आपने फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था वो वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लांट, तो प्लांट के लिए इन तीनों में से आसान तरीका क्या है, आपने खुद ही बोला था कि प्लांट में नाइट्रेट जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब होता है। तो प्लांट क्या करेगा, ऐसा प्लांट क्या करेगा, पहले नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है। ये प्लांट की रूट क्या करेगी, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगी, और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये नाइट्रेट अंदर आ गया। अब क्या करेगी, अब नाइट्रेट से वापस यहां पहुंचेगी उल्टा। अब ये क्या करेगी, अंदर नाइट्रेट से वापस क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा, और नाइट्रेट से वापस क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा। क्योंकि प्लांट में जो रिएक्शन आगे होने वाली है वो अमोनियम आयन से होने वाली है। तो राइजोबियम सर के सीधे इस सीधे हो केस में गई। फिर अमोनिफिकेशन होगा। बेटा फिर गलत बोला आपने, अमोनिफिकेशन था डेड प्लांट और एनिमल से अच्छा, अमोनिया बनाना। कितनी बार तो हो तो चुकी है सर बात। सॉरी ये सर, तो सर इस केस में नाइट्रेट से अमोनिया बनाने में कोई बैक्टीरिया वगैरह हेल्प करेगा या फिर प्लांट खुद ही बनाएगा? प्लांट खुद बनाएगा, इसमें कोई बैक्टीरिया होता तो फिर सिम्बायोसिस नहीं हो जाती। ये प्लांट खुद करेगा, अपने आप करेगा, है ना। ओके सर। ये प्लांट अपने आप करेगा क्योंकि प्लांट नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर रहा था। प्लांट अमोनिया को एब्जॉर्ब कम करता है, नाइट्रेट को ज्यादा करता है। तो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करके, लेकिन चेंज इसी में करना है। अब आपसे ये भी नीट ने पूछा एक बार कि नाइट्रेट से अगर अमोनिया आयन बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, जल्दी बताइए। सर ये कन्वर्जन तो रिडक्शन। रिडक्शन है। नाइट्रेट से नाइट्राइट और नाइट्राइट से अमोनियम आयन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, आपको तो आती होगी ना, आपकी क्लास होती है, मेरी तो क्लासेस भी नहीं होती केमिस्ट्री में। प्लांट फिजियोलॉजी में इतनी चीजों के लिए तैयार रहिए, इवन शायद आगे भी, कि अगर कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का ही आएगा, फिजिक्स का तो बहुत रेयर कॉन्सेप्ट आएगा, बट थोड़ा बहुत फिजिक्स भी आने वाली है। सर ऑक्सीडेशन होगा। अब किसी ने रिडक्शन बोला तो किसी ने ऑक्सीडेशन बोला, फिर कोई ऐसा होगा कह देगा सर दोनों हो रहे हैं, रिडॉक्स बोल देते हैं।
अपने आप सोच लो, मैंने बोला तो मेरे से ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, आती है और आनी चाहिए, दोनों बातें हैं। मेरा गलत हो जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका गलत हो जाएगा तो क्योंकि खत्म हो जाएगा। रिएक्शन को रिवर्स करने इसलिए ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए। तो ये काम होगा। अब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा है, यहाँ क्या है, यहाँ पे जो आपने लिखा था ये एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे जो ई लिखा था ये एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम लिखा था नाइट्रोजिनेस, यही तो पढ़ रहे हो इतनी देर से। तो ये तो वो वाला केस है जो राइजोबियम वाला है, ऊपर वाला जो है वो सिम्बायोटिक वाला है। नॉन सिम्बायोटिक में ये क्या होगा, नॉन सिम्बायोटिक में यहाँ पे एंजाइम क्या लिखा था आपको, अभी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मॉलिब्डेनम के आगे रोल में लिखा था ना, यहाँ जो एंजाइम है वो कौन सा है, ये है नाइट्रेट रिडक्टेज। ये क्या है, रिडक्टेज एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज है। वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में या फिर नाइट्राइट से अमोनिया आयन बनाएगा। तो जिनमें राइजोबियम यानी सिम्बायोसिस के थ्रू ये काम हो रहा है वो तो ऐसे होगा, और जिनमें नॉन सिम्बायोसिस यानी जो फ्री लिविंग वाला केस है वो ऐसे होगा। इस रेफरेंस में ये वाला आपका सिलेबस नहीं है डिटेल, ये वाला पूरा डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसी डायग्राम को रेफरेंस में लेके आगे वो लाइन कही गई थी कि अमोनिया तो जो है वो प्रोटॉन जब अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोटोनेटेड होने के बाद तो वो बना देगा आपका अमोनियम आयन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये, while most of the plant can assimilate nitrate as well as ammonium ion, वो दोनों assimilation कर सकते हैं, later is quite toxic to the plant and hence can't be accumulate in them। तो अमोनिया के कंपैरिजन में अगर आप नाइट्रेट को देखोगे तो लेस टॉक्सिक है, या उल्टा जैसा लिखा हुआ है कि नाइट्रेट के कंपैरिजन में अमोनिया को देखोगे तो मोर टॉक्सिक है। तो अमोनिया को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, अमोनिया को प्लांट एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। अब अगर एक्यूमुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर इसको वो किसी ना किसी काम में चेंज करेगा। अब नाइट्रोजन के काम क्या थे, जो हमने आज सुबह सुबह जब नाइट्रोजन के रोल पढ़े थे, तो नाइट्रोजन तो नाइट्रोजनस बेस में भी चाहिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए भी चाहिए, विटामिन हार्मोन्स में भी चाहिए, और भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन के रोल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस क्या है, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, कि इस अमोनिया से अमाइनो एसिड बनेगा, फिर अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बन सकती हैं, प्रोटीन से चाहे स्ट्रक्चरल प्रोटीन बने या कैटालिटिक प्रोटीन यानी कि एंजाइम्स बने, या कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होती हैं। प्रोटीन बहुत सारे तरीकों की प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले सर बोलो, नॉन लेगुमिनस प्लांट जो है नाइट्रेट को लेके एक्यूमुलेट करेंगे, फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो अमोनिया में चेंज करते रहेंगे उसे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो अमोनिया को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रेट को इकट्ठा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब जरूरत लगेगी, जब अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करनी होगी, तो नाइट्रेट से अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया से आगे का रिएक्शन शुरू कर देंगे। एंजाइम सर नाइट्रेट रिडक्टेज होगा, एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज होगा। हाँ, और अगर हाँ बिल्कुल, और अगर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता राइजोबियम वाला तो राइजो से डायरेक्टली नाइट्रेट, हाँ, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता, और फिर वो बनाता तभी जब जरूरत पड़ती है ना। नाइट्रोजन उतना ही करोगा जितना जरूरी है, उसमें भी स्टोरेज नहीं हो सकता अमोनिया का। अब अमोनिया कहाँ यूज होगा, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से अमोनिया का यूज ये है, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमारे लिए अमोनिया का फेट क्या है, अमोनिया का फ्यूचर क्या है, अमोनिया का फ्यूचर ये है कि अमोनिया अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में यूज होने वाली है। अब अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है, दो तरीके से हो सकती है। कितने अमाइनो एसिड होते हैं नेचुरली अकरिंग प्रोटीन में, 20 है ना, बैक टू बायोमोलिक्यूल, देयर आर 20 naturally occurring amino acid which is found in all the naturally occurring protein। दुनिया में जितनी भी नेचर में प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनमें ये 20 अमाइनो एसिड होते ही होते हैं। तो इन 20 में से होता क्या है कि 20 में से जो पहला अमाइनो एसिड बनता है दैट इज ऑलवेज ए ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, आप जानते होंगे। तो 19 बाद में बनेंगे, सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा। द फर्स्ट अमाइनो एसिड विल फॉर्म इज ऑलवेज ए ग्लूटामिक एसिड मॉलिक्यूल। और ये कैसे बनता है, दिस इज बाय फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट टाइप, जिसको नाम दिया गया रिएक्टिव अमीनेशन, या किसी बुक में रिडक्टिव भी लिखा है तो भी चलेगा, यहां भी रिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टिव या रिडक्टिव कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ लिखा है रिडक्शन, ये लिखा है। तो रिडक्टिव अमीनेशन
यानी रिडक्शन भी करोगे, और अमीनेशन का मतलब क्या है, अमीन ग्रुप का एडिशन होगा, अमीन ग्रुप जोड़ा जाएगा तो अमीनेशन हो जाएगा। थोड़ी सी केमिस्ट्री के हिसाब से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से मान लो रिडक्शन भी करना है और अमीन ग्रुप का NH2 ग्रुप का एडिशन करना है तो अमीनेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या दे दिया गया, रिएक्टिव या रिडक्टिव अमीनेशन। अब ये हम करेंगे किसमें, ये हम करेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। इसको आगे ले जाओ तो ये लिखिए रिएक्शन, यहाँ पे देखो तो ये लिखा है, ये रहा हमारा अमोनिया जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन से बन के आया या एब्जॉर्प्शन से बन के आया, जहां से भी बन के आया हो। तो ये अमोनिया किससे कंबाइन कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, एक ही बात है, एसिड लिखो या एट लिखो सेम चीज है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ये अमोनिया कंबाइन करेगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहां से आया बताओ, सोर्स ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कौन सी साइकिल में बनता है, किसी को याद है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में है ना अंशिका, गुड। सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहां बनेगा, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, कुछ भी बोल दीजिए। उसमें एक 5 कार्बन का इंटरमीडिएट है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसे बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, एक ही बात है। एसिड और एट का फंडा केवल इतना है कि अगर आप COOH लिखोगे तो ये बनेगा एक एसिड, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और अगर इसको आयनिक फॉर्म में ले गए, COO नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये लिख दिया जाएगा 8। तो ग्लूटारेट लिखा हो या ग्लूटारिक एसिड लिखा हो एक ही बात है, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। बायोमॉलिक्यूल जिनने भी पढ़ा होगा तो उन्होंने ऐसे भी पढ़ा होगा, और ये ज्यूटर आयन की फॉर्म में जब आप लिखते हो तो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो 8 वर्ड आता है। तो ग्लूटामिक एसिड हो या ग्लूटामेट हो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो या अल्फा कीटो ग्लूटारेट हो, एस्पार्टिक एसिड हो या एस्पार्टेट हो, मैलिक एसिड हो या मैलेट हो, सक्सिनिक एसिड हो या सक्सिनेट हो, एक ही बात है, केवल लिखने के तरीके अलग अलग है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत सोचिएगा कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहीं पे लिखा है, कहीं सर ने तो ग्लूटारिक एसिड बोल दिया, दोनों एक ही बातें हैं। बुक में जो लिखा है वो याद कर लो, दूसरा भी उतना ही सही है जितना पहला सही है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड किससे कंबाइन कर रहा है, अमोनियम आयन से। क्या बनाएगा, पहला अमाइनो एसिड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूटामेट, या पैरेलल टू दिस आप लिखोगे तो ग्लूटामिक एसिड। आप 8 लिखो या एसिड लिखो एक ही बात है, तो चाहे ग्लूटामेट लिखो या ग्लूटामिक एसिड लिखो एक ही बात है। इसको करने के लिए एंजाइम चाहिए, दैट एंजाइम इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है किसी से हाइड्रोजन निकली होगी, तो हाइड्रोजन निकालना यानी हाइड्रोजन को देने वाला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन होगा, ये रहा NADPH। तो NADPH की जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाएगी, यहाँ से जो अमीन ग्रुप है वो इसमें मिलेगा और बन क्या जाएगा, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। NADP से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचा रह गया, NADP। पूरी रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट combines with ammonium ion in presence of NADP, it will form the first amino acid that is called glutamic acid or glutamate with one molecule of water released in NADP form, है ना। और ग्लूटामिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है, याद कर लीजिए, 5 कार्बन का एसिड होगा, बिकॉज कार्बन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अल्फा कीटो ग्लूटारेट कितने कार्बन का अमाइनो एसिड होता है, 5 कार्बन का अमाइनो एसिड होता है। तो कार्बन के नंबर में यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, 5 कार्बन जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में है, 5 कार्बन आपके ग्लूटामिक एसिड में है। सिर्फ आपने क्या किया है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड यानी इसमें COOH ग्रुप तो है ही, बस इसमें एक अमीन ग्रुप लगा दो तो अमाइनो एसिड बन जाएगा। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, NH2 और COOH ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, एंड दैट कार्बन मस्ट बी ए कायरल कार्बन। तो अगर कायरल कार्बन से अमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप अटैच हैं तो वो अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड ग्रुप तो है ही, यहाँ से अमीन ट्रांसफर कर दो, इसको रिडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो, नहीं तो याद कर लो। ये रिडक्शन है, और रिडक्शन के बाद जो बनेगा दैट इज ग्लूटामिक एसिड। रिडक्शन करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, NADP हो गया। एंजाइम का नाम क्या आएगा, GDH लिख देते हैं शॉर्ट में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो GDH एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। इस तरीके से जो बनेगा दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, ग्लूटामिक एसिड। अब बाकी के अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, बाकी के अमाइनो एसिड इसी से बनेंगे। ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। अब बार बार क्या होगा, ये जो ग्लूटामिक एसिड में अमीन ग्रुप आया है
जो ऐड करने से आपने लिया, ये अमीन ट्रांसफर होता रहेगा और नए नए अमाइनो एसिड बनते रहेंगे। केवल अमीन का ट्रांसफर करना है यहां से निकाल के किसी और को। तो अमीन का क्योंकि ट्रांसफर होगा तो रिएक्शन का नाम दे दिया गया ट्रांस अमीनिएशन। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हमारा ट्रांस अमीनिएशन। ट्रांस अमीनिएशन में क्या है? यहां पे देखो ये लिखा है अमाइनो डोनर, आपको दिख रहा होगा, ये अमाइनो डोनर। अमाइनो एसिड का ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है, मान लेते हैं ये अमाइनो एसिड है जो अमीन अपना डोनेट करेगा। कैसे डोनेट करेगा? ये अमीन है, ये कार्बोक्सिलिक, ये R और ये H, यानी कि ये अमाइनो एसिड हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन का मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ने ऑक्युपाई कर रखी है। तो ये एक जर्नल अमाइनो एसिड है जिसमें R1 लिखा हुआ है। फिर ये अमाइनो एक्सेप्टर है, इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या है? ये एसिड हो गया और ये कीटोन ग्रुप हो गया। तो ये क्या बन गया? इट इज ए कीटो एसिड। एक अमाइनो एसिड है और एक क्या है? कीटो एसिड है। कीटो एसिड में R2 है और अमाइनो एसिड में R1 है। हमें करना क्या है? हमें अमाइनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है वो ट्रांसफर करना है कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। इसको नहीं ट्रांसफर करना है, ये वाला जो कार्बन है वो एसिड का है, तो एसिड के कार्बन पे नहीं ले जाना, कीटोन वाले कार्बन पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ अमीन फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप। ये वाला कीटो ग्रुप है, ये बीच में जो सेकंड नंबर पे आएगा आईयूपीएसी नेम के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड R ऐसे। तो जो सेकंड आ रहा है, जो ये कीटो ग्रुप आ रहा है, इस पे इस अमीन को ट्रांसफर करेंगे और ये जो CO है वो यहाँ आ जाएगा। तो एक्सचेंज हो गया, मतलब अमीन की पोजीशन आपने चेंज की, अमीन को एक अमाइनो एसिड से निकाल के कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड पे लेके गए। जब आप लेके जाओगे तो होगा क्या? आप यहां देख लो, यहां पे क्या बन गया? R1 के साथ ये कीटो एसिड बन गया, तो ये न्यू है, इट विल बी ए न्यू कीटो एसिड, एक नया कीटो एसिड बन जाएगा। पहले वाला जो कीटो एसिड था वो R2 वाला था, अब जो कीटो एसिड है वो R1 वाला है, और ये क्या बन गया? ये न्यू अमाइनो एसिड बन गया। पहले वाले अमाइनो एसिड में R1 था, अब वाले अमाइनो एसिड में क्या है? R2 है। तो डेफिनेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सेम चीज है, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ए अमीन ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करना है, किसको करना है? टू द कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। कीटो एसिड के कीटोन वाले ग्रुप पे लेके जाना है जहां C डबल बॉन्ड O आ रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा? अगर मान लीजिए हम पहला अमाइनो एसिड यही लेते हैं, ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमाइनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ अमाइन ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म थ्रू द ट्रांसअमीनेशन। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम क्या लिखोगे? इन जर्नल ट्रांसअमीनेज। एंजाइम का नाम उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से दे सकते हो। तो अगर ये रिएक्शन ट्रांसअमीनेशन है तो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? ट्रांसअमीनेज आ जाएगा। तो ट्रांसअमीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना? डन। तो इस तरीके से हमारे दो अमाइनो एसिड, मतलब दो रिएक्शन है जिनसे 20 अमाइनो एसिड बनेंगे। पहला बनेगा हमेशा रिएक्टिव अमीनिएशन से, और बाकी के जो 19 अमाइनो एसिड हैं इसमें केवल क्या चेंज होगा? R1 R2 की वैल्यू चेंज होगी। R1 R2 चेंज करते जाइए, ट्रांस अमीनिएशन करते जाइए, वहां से नए नए अमाइनो एसिड बनते चले जाएंगे। और यहाँ पे जो अमीनो का डोनर है वो इन जनरल ग्लूटामिक एसिड ही होता है, क्योंकि उसी के पास पहले से अमोनिया थी। और वो कहां से आई? वो आई रिडक्टिव अमीनिएशन से, जो पहली वाली रिएक्शन थी। तो रिएक्टिव अमीनिएशन या ट्रांस अमीनिएशन, इन दोनों से हम क्या बना सकते हैं? हम अपने टोटल 20 अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं, या प्लांट अपने 20 अमाइनो एसिड्स बनाता है। क्लियर? अब और आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट लाइन अगर कहा जाए इस चैप्टर में तो क्या है? 20 अमाइनो एसिड्स के अलावा क्या होता है? किसी भी प्रोटीन के अंदर 2 एमाइड भी होते हैं। अमाइनो एसिड क्या होगा? NH2COOH वाला, और एमाइड क्या होगा? CONH2। एमाइड ग्रुप क्या होता है? CONH2। तो CONH2 वाले भी 2 कंपाउंड होते हैं। यहां देखो लिखा है बिसाइड्स अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के अलावा अगर बात की जाए तो देयर आर 2 अमाइड्स, ये 2 अमाइड भी हैं। नाम क्या है? एस्पैराजीन और ग्लूटामीन, है ना? ये 2 अमाइड भी प्रेजेंट है। कहां से बनते हैं? ये बनेंगे फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये ग्लूटामिक एसिड ये रहा, अगर आप ग्लूटामिक एसिड से बनाओगे तो क्या बनेगा? ग्लूटामीन,
और अगर आप एस्पार्टिक एसिड से बनाओगे तो क्या बनेगा, एस्पैराजीन। INE लिखा होगा तो ये एमाइड कहलाएंगे, है ना। 8 लिखा होता तो एसिड कहलाते। तो ग्लूटामिक एसिड का जो एमाइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, ग्लूटामीन, और एस्पार्टिक एसिड का जो एमाइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, एस्पैराजीन। तो 2 एमाइड होते हैं। एमाइड 2 ही क्यों होते हैं, क्योंकि एसिडिक अमाइनो एसिड केवल 2 ही होते हैं। जिन लोगों ने बायोमॉलिक्यूल पढ़ रखा है, नहीं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज फिजियोलॉजी बिना बायोमॉलिक्यूल के कवर अप नहीं हो सकती। और फैक्ट इज कि मैं आपको बायोमॉलिक्यूल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता अभी के हिसाब से। तो 2 अमाइनो एसिड एसिडिक होते हैं, आई होप आप जान रहे हैं। 20 अमाइनो एसिड में से कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, और बाकी सारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 2 ही एमाइड क्यों पॉसिबल है, बिकॉज केवल 2 एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, उनमें जो एक्स्ट्रा एसिड है उसी को एक्स्ट्रा एमाइड में चेंज किया जा सकता है। तो ग्लूटामिक एसिड से आप क्या बनाओगे, ग्लूटामीन बना दोगे, और एस्पार्टिक एसिड से क्या बनाओगे, एस्पैराजीन बना दोगे। तो ये 2 एसिड होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसीलिए इन्हीं के 2 एमाइड पॉसिबल है। और किसी अमाइनो एसिड का एमाइड नहीं बना सकते आप, है ना, बनेगा ही नहीं। आप सोच के देख लीजिए, नहीं तो करके देख लीजिए। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के अंदर दे आर आल्सो फाउंड इन द प्रोटीन। कौन कौन से हैं, एस्पैराजीन और ग्लूटामीन। और ये कहां से बनेंगे, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द 2 अमाइनो एसिड, नेमली एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक रिस्पेक्टिव मैनर में, है ना। इनमें क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीन रेडिकल, है ना। जैसे में आप क्या करोगे, आप जो COOH है इसको आप चेंज किसमें करोगे, CONH2 में चेंज करोगे। तो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल पोर्शन है ये किससे रिप्लेस कर रहे हो, ये अमीन से रिप्लेस कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, इतनी तो मुझे याद है। तो आप लोग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ते हो, तो बहुत कॉमन सी है कि एसिड से एमाइड बनाते हैं, है ना। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ऑक्सीडेशन करते चले जाइए तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, एसिड से एमाइड बनेगा, फिर एमाइड से फिर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स पे चले जाओ। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी सीरीज से पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे भी ये लाइन मेंशन की गई है बुक में कि अमाइनो एसिड में आप जो हाइड्रोक्सिल आ रहा है उसको क्या करोगे, उसको एक और अमीन से रिप्लेस कर दोगे तो क्या बनेगा, उसी का एमाइड। तो ग्लूटामिक एसिड में जो एक्स्ट्रा एसिड होगा उसी से उसका एमाइड यानी ग्लूटामीन बन जाएगा। एस्पार्टिक एसिड में जो एक्स्ट्रा एसिड होगा उसी से उसका एमाइड यानी एस्पैराजीन बन जाएगा। तो ये 2 आ गए। अब एमाइड क्यों प्लांट बनाता है, तो एमाइड की खास बात क्या है, एमाइड की खास बात यह है कि इसमें कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा है। आपको याद हो, अभी शायद हम 1.5-2 घंटे पहले हमने एक बात कही थी कि जो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं वो ओल्डर लीफ में तब आते हैं जब एलिमेंट मोबाइल होता है। और मोबाइल एलिमेंट में एग्जाम्पल क्या था, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैंने नाइट्रोजन को लेके समझाया था कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ओल्डर लीफ के जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनकी नाइट्रोजन, उनको तोड़ के नाइट्रोजन बनाई जाएगी और वो यंगर लीफ को भेज दी जाएगी। एंड नाइट्रोजन एक मोबाइल एलिमेंट है। तो आपने वो नाइट्रोजन कहां से लेके आए, तो नाइट्रोजन आप एमाइड से लेके आए, है ना। एमाइड में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, एक कार्बन पे 2 नाइट्रोजन आ रही है। अगर आप अमाइनो एसिड लिखोगे तो एक कार्बन पे 1 नाइट्रोजन आएगी, अगर आप एमाइड लिखोगे तो एक कार्बन पे 2 नाइट्रोजन हो जाएगी। तो नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशियो है वो एमाइड में ज्यादा आ जाएगा। थका बहुत ज्यादा है। स्टेटस किंग क्या बोल रहे हो बेटा, एक तो आप लोगों के नाम भी अजीब अजीब से हैं, मतलब स्टेटस किंग जो भी हैं। सो एमाइड का रोल क्या है पूछा गया है, तो सिंस द एमाइड कंटेन, ये लिखा है, मोर नाइट्रोजन दैट द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के कंपैरिजन में इनमें नाइट्रोजन ज्यादा है। तो जब मोबिलिटी की बात आएगी कि नाइट्रोजन मोस्ट मोबाइल एलिमेंट कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट ऑफ द पार्ट वाया जाइलम। एमाइड की फॉर्म में अगर नाइट्रोजन ट्रेवल करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन एलिमेंट की फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में ट्रेवल करेगा, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। और वो कंपाउंड कौन सा है, एमाइड्स बेटर देन अमाइनो एसिड। बोलो सर, जो एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है ये अमाइड की फॉर्म में चेंज होकर प्लांट में स्टोर हो जाते हैं। फिर जब उसी हिसाब से प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है यंगर लीफ को, तो वो उसे तोड़कर यंगर लीफ को भेज देते हैं। हाँ, ये सारी बात ठीक है, बस इसमें एक गलती है
कि इस फॉर्म में स्टोर नहीं होते। एमाइड भी प्रोटीन में ही होते हैं। आप कोई भी प्रोटीन लोगे, आप मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन आपको पढ़ाई जाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। नहीं सर, वो चेंज हो जाते हैं ना उसमें, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। हाँ, चेंज हो जाएंगे, लेकिन कोई भी प्रोटीन में 20 अगर अमाइनो एसिड होते हैं तो 2 एमाइड भी होते हैं। अगर एमाइड की फॉर्म में आपको ले जाना है, एमाइड की फॉर्म में मूव कराना है नाइट्रोजन को, तो उस बायोमॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि ओल्डर लीफ से जब यंगर लीफ में नाइट्रोजन ट्रेवल करती है, तो वहां लिखा था ना कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन। तो आपको पहले प्रोटीन तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद एमाइड की फॉर्म में आप उस नाइट्रोजन को फ्रीली मूव करा सकते हो। और मूव कराने का बेनिफिट ये होगा कि एक कार्बन पे 2 अमीन आ रहे हैं, तो जिस जिसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी एमाइड अपना अमीन ट्रांसफर करता जाएगा। यही उसका काम है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस एमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन अमाइनो एसिड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स वाया जाइलम। ये आपकी सेकंड लास्ट लाइन थी। इसके बाद एक लास्ट लाइन दी हुई है कि अब कुछ और भी प्लांट है, एक कदम और आगे निकल गए। वो और आगे निकल गए कौन से? जैसे सोयाबीन है। इनमें क्या खास बात है? इनमें जो नाइट्रोजन है वो यूराइड की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। इनमें एडिशनल कंपाउंड है। अमाइनो एसिड सब में होते हैं 20, एमाइड 2 सब में होते हैं। सोयाबीन जैसे प्लांट के अंदर खास बात क्या है कि अमाइनो एसिड और एमाइड के अलावा इनके अंदर यूराइड्स भी प्रेजेंट हैं। यूराइड्स एक तरीके से यूरिया का डेरिवेटिव समझ लो। जैसे यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2, यानी एक कार्बन पे 2 अमीन ग्रुप यहाँ पे भी हैं। प्लांट को आप यूरिया क्यों देते हो? यूरिया की जगह कुछ और दे दो। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल है ना। यूरिया से फायदा क्या है कि यूरिया के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन मिल रही हैं। अगर आप कोई और दोगे तो शायद ये बात पूरी नहीं होगी। या तो अमोनियम नाइट्रेट दोगे, अमोनियम नाइट्रेट में भी 2 नाइट्रोजन आ जाएंगी। बट अगर आपने अमोनियम सल्फेट दिया तब तो एक ही नाइट्रोजन आ रही है ना पर मॉलिक्यूल। या आपने कैल्शियम नाइट्रेट दिया तो एक ही तो नाइट्रोजन आ रहा है पर मॉलिक्यूल। लेकिन यूरिया में एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन आ रही है, इसलिए यूरिया को कॉमन फर्टिलाइजर की फॉर्म में देते हो। तो ऐसे ही सोयाबीन वाला जो प्लांट होता है, ऐसे कुछ और प्लांट भी है लाइक सोयाबीन। इनमें खास बात क्या है कि इनमें भी ऐसे ही यूरिया के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। यूरिया नहीं बोलते इसे, अलग केमिकल कंपोजिशन है इनका। इनको यूराइड्स ही बोला जाता है, यूरिया से सिमिलर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इनकी भी खास बात क्या है कि इनमें भी यही केस है। इनमें भी कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन है पर मॉलिक्यूल। और अगर नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा है तो इस फॉर्म में भी नाइट्रोजन को आसानी से मूव कराया जा सकता है ना। ये भी उतना ही फायदेमंद होगा जितना एमाइड फायदेमंद होगा। इसमें भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है यूराइड्स में। यहाँ पे लिखा है दे आल्सो हैव पार्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन देन कार्बन। अगर आप तो सर जो सोयाबीन का प्लांट होता है वो एमाइड्स में से नाइट्रोजन क्यों नहीं लेता बायोमोलिक्यूल को तोड़कर यूराइड की जगह? वहां से तो ले ही लेता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा है ये, वहां से तो लेगा ही लेगा। वो तो मना था ना करेगा। सोयाबीन में एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है। आप जैसे जितने भी हैं आप सब लोग जानते ही हो, बॉडी बिल्डर्स हैं। अब वो क्या करते हैं, सोया पाउडर लेते हैं ना कि मस्कुलर बॉडी बनानी है। सलमान खान को देख लो या किसी और को देख लो, तो किसी भी आप सेलिब्रिटी को देखोगे तो क्या है, जितने भी आपके सप्लीमेंट्स आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स है, सब में सोया पाउडर होता है। या नॉर्मली कहा जाता है कि सोयाबीन खाओ प्रोटीन मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। अरे भाई कॉमन सी बात है, प्लांट की प्रोटीन का हमारी बॉडी क्या कर लेगी? कुछ होगा क्या? अगर प्लांट की प्रोटीन सोयाबीन में जो है उसको आप खाओगे तो आपको क्या मिला? 0। क्योंकि प्लांट की प्रोटीन का आप क्या करोगे? प्लांट की प्रोटीन प्लांट के हिसाब से बनी थी, आपको प्रोटीन अपने हिसाब से चाहिए। आप सोयाबीन से क्या लेते हो? आप सोयाबीन से नाइट्रोजन का सोर्स लेते हो कि जब सोयाबीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होती है तो वो आपको नाइट्रोजन ज्यादा देती है, और उस नाइट्रोजन से आप अपनी प्रोटीन बनाते हो, अपने डीएनए के हिसाब से अपनी प्रोटीन बनाते हो जो आपकी मसल्स को चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सोयाबीन की प्रोटीन जाके आपकी मसल की प्रोटीन में चिपक गई और आपकी मसल्स मस्कुलर हो गई और आपकी बॉडी बनना शुरू हो गई। तो सोयाबीन के अलावा कोई और क्यों नहीं लेते? क्योंकि सोयाबीन में आपको यूराइड एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप सोयाबीन की जगह कोई और दाल लोगे तो 1 ग्राम सोयाबीन जो है वो 2 ग्राम जो है वो अरहर की दाल के बराबर मान लो, क्योंकि अरहर की दाल के अंदर आपको जो है वो यूराइड्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे 1 ग्राम 2 ग्राम वाली बात नहीं है। यूराइड्स इन प्लांट्स में एडिशनल है, तो इनमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कार्बन के रेशियो में और ज्यादा हो गया। तो ऐसे प्लांट्स नाइट्रोजन को और आसानी से ट्रांसफर कर लेंगे। मेन पर्पस ये है ना। ठीक है, तो आई होप कि इसके बाद कोई लास्ट लाइन है नहीं आपके चैप्टर में।
फिर भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो एंड ऑफ द स्लाइड शो है। सर बोलो। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, आप लंच कर लो, बाद में पढ़ लेंगे। और अब तो हो ही गई क्लास, अभी भी और पढ़ना है क्या? कितने बजे तक क्लास है आपकी? लंच कर लो सर आप। वो मैं कर लूंगा, थैंक यू। थैंक्स सर फॉर सर ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो होते हैं यूराइट की फॉर्म में प्रेजेंट सिर्फ सोयाबीन के प्लांट में ही होती है और किसी में नहीं होती। बेटा और के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, होने को तो होती है। यहाँ ओके लिखा ओके, है प्लांट्स कोई बात नहीं सर, बस ऐसे। प्लांट्स लाइक सोयाबीन, है ना। चीजों के लिए रिजिड वहां होना है जहां एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। यहाँ लिखा है प्लांट्स लाइक सोयाबीन। सर। हाँ बोलो ओके बेटा। सर हाँ हाँ बोलो। सर जो टॉक्सिसिटी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा हो जाता है, तो हाँ। उससे ड्राई वेट 10% कम कैसे होता है? बेटा कोई भी चीज टॉक्सिक होगी तो नुकसान पहुंचाएगी ना। अब प्लांट में नुकसान पहुंचाने का क्राइटेरिया ये मान लिया गया कि उसका वेट जो है वो 10% रिड्यूस हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में लेड हो गया, आर्सेनियम की टॉक्सिसिटी होती है, लेड की होती है टॉक्सिसिटी, और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जिनकी ह्यूमन बॉडी में भी टॉक्सिसिटी होती है। तो उस केस में क्या होगा? टॉक्सिसिटी का मतलब होता है ग्रोथ रिटार्ड हो जाना, और ग्रोथ का पैरामीटर क्या है? वेट। और प्लांट में फ्रेश वेट की जगह क्या प्रेफर करते हैं? ड्राई वेट। तो जब हमारा वजन अपनी बॉडी के लिए अगर कहें कि जब हमारा वजन जो है वो 10% से कम हो जाए तो हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कोई जो चीज ऐसी है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो टॉक्सिसिटी हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, तो इसलिए और नुकसान पहुंचाने का क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि हम वेट कंसिडर कर लेते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में तो ड्राई वेट निकलेगा नहीं, प्लांट में तो निकाल लोगे। ह्यूमन बॉडी के ड्राई वेट का मतलब है कि आपने बॉडी को ही मार दिया। तो प्लांट की बॉडी में ड्राई वेट आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए तो जो भी है वो फ्रेश वेट ही माना जाता है। कहते हैं ना कि वजन कम हो रहा है तो इसका मतलब बीमार हो रहे हो, या उल्टा बोल लीजिए, अगर आपको सीवियर सिकनेस होती है तो सबसे पहले आपकी बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है, आपकी बॉडी कमजोर होने लगती है। कमजोर होने का मतलब ये डिक्रीज इन बायोमास। ओके सर, थैंक यू सर। सो दिस चैप्टर कंप्लीट मिनरल न्यूट्रिशन हो गया। अगली क्लास में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। ट्राई करिए किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत पीछे की चीजें हमारे साथ अगर रहें तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। और इस चैप्टर में जो भी डाउट हो वो लोग आप अपना टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप जैसे भी आपको समझ में आए सर डिस्कस एक कर लास्ट सकते। बोलो बेटा। सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर है? टेस्ट आपका जो भी होगा यही चैप्टर आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन। सर आपने पहले मतलब वो लिखवाया था कि जो बैलेंसिंग होती है हाँ वो क्लोराइड Cl- और K+ और बाइकार्बोनेट आयन और H+ करवा सकते हैं। हाँ तो सर एक्चुअली में ये जो है, जैसे ये आयन है, ये बैलेंसिंग को कंट्रोल करते हैं किसी और के लिए। हाँ किसी और के लिए। तो सर वो जो आयन्स हैं वो कौन से होंगे? और हमने जैसे पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं, किसी वन एलिमेंट की जरूरत दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता, तो उस रिस्पेक्ट में ये कैसे करेंगे उनकी जरूरत पूरी? वो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे ना आप पढ़ते जाओगे, तो मैं यही तो बोला कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे चीजें आएंगी आप खुद ही समझ जाओगे। मान लीजिए मैं आपको अगर इस चीज को बोलूं कि सोडियम पोटेशियम पंप है आपकी बॉडी में, न्यूरॉन्स में आपने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है ना उसके बारे में, यस सर। है ना, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव। तो आपको पता है दो, ऐसा तो नहीं होता ना कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव दोनों एक साथ आ जाएंगे और दोनों एक साथ चले जाएंगे। हमेशा यही होता है कि सोडियम आएगा तो पोटेशियम जाएगा, या उल्टा पोटेशियम आएगा तो सोडियम जाएगा। तो ऐसे ही जब आप क्लोरीन का या कुछ किसी और चीज का पढ़ोगे तो आपको डिटेल जब प्रोसेस आएगी तो पढ़ा ही दिया जाएगा। तो ये आगे आएगा सर, मतलब आगे एग्जाम कब तक हो सकते हैं? कहीं ना कहीं जरूर आएगा। हाँ बेटा। ओके सर, ओके सर एग्जाम एग्जाम कौन सा? हमारा सर एग्जाम कब तक हो सकता है? आपका एग्जाम बेटा एनटीए वाले बताएंगे, मैं कैसे बता दूं? आपके एग्जाम के बारे में मैं तो नहीं बता सकता, एनटीए वाले ही कुछ बता सकते हैं कब आएगा, बट मान के चलो जब होगा तब हो ही जाएगा। मेरा से हमेशा से ये रहता है कि जितनी देर में होगा आप उस चीज को ऐसे सोचो कि आपको तैयारी करने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिला, और अगर ज्यादा टाइम मिलने के बाद भी आप तैयारी नहीं कर पाए तो कम टाइम में तो वैसे ही नहीं हो सकती थी आपकी,
अगर मान लो मैं कह दूं कि मार्च की मई में एग्जाम हो जाएगा, तो मई में एग्जाम हो जाएगा तो तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी आपके, अगर से तैयारी कैसे करेंगे। और मैं कह दूं कि सितंबर में एग्जाम होगा तो आप कह दो कि सर सेशन लेट हो रहा है। आप इस चीज को ऐसे लो कि अगर सितंबर में एग्जाम होगा तो आपको महीने ज्यादा मिल रहे हैं, 3-4 महीने ज्यादा मिल रहे हैं, तो 3-4 महीने और अच्छे से तैयारी कर लो। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है और अच्छे कॉलेज के लायक नंबर आ जाए, हो सकता है कि और अच्छे कॉलेज के लायक नंबर आ जाए। तो पॉजिटिव मैनर में सोचो, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करने दो, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है पढ़ना, मतलब मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, हम सिर्फ यही कर सकते हैं तब तक जब तक एग्जाम नहीं होता। चलो बाय 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 सर। बाय सर, बाय। बाय बाय बाय।